फिर है मानव पूंजी और तीसरा है निर्माण। तो भारत का मतलब हो गया भाई एक देश की बात चल रही है यहाँ पे। उसके बाद है मानव पूंजी। मानव पूंजी किस चीज़ को कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मैंने आपको बोला था कि भाई एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, सबकी सैलरी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है या हाँ जी, नहीं अभी कुछ नहीं कराया, अभी रिवाइज करा रहा हूँ दीपांशु। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई स्किल नहीं है, टीचर के अंदर उससे अच्छी स्किल है और प्रिंसिपल के अंदर उससे ज़्यादा स्किल है। स्किल की वैल्यू होती है, आपके अंदर जितनी ज़्यादा स्किल होगी आपकी वैल्यू उससे उतनी ही ज़्यादा होगी, आपके अंदर जितनी कम स्किल होगी उतनी ही आपकी कम वैल्यू होगी, और आपके अंदर अगर स्किल ही नहीं होगी तो आप देश की मानव पूंजी जो है वो नहीं कहलाने वाले हो। हमने बोला मानव पूंजी का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने इसका मतलब लिखा था कि इसका अभिप्राय किसी देश में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौशल व सुविज्ञता के भंडार से, या उन सभी इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक और प्राध्यापक और उन सभी प्रकार के श्रमिकों के कौशल और निपुणता के योग से है। मतलब ऐसे बंदे जिनके अंदर, मैंने बोला स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है कुछ ना कुछ, वो जो है मानव पूंजी होते हैं। जिसके अंदर कोई स्किल वगैरह नहीं होती वो मानव पूंजी नहीं है। मैंने आपको ये बोला अगर आपके अंदर स्किल है तो आप मानव पूंजी हो, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिए थे, मोहित भी डॉक्टर है, नरेश भी डॉक्टर है। मोहित काम नहीं कर रहा, नरेश काम कर रहा है। मोहित कोई जॉब नहीं करता, नरेश करता है, लेकिन डॉक्टर दोनों ही हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में मोहित मानव पूंजी कहलाएगा? मोहित मानव पूंजी कहलाएगा, नरेश भी मानव पूंजी कहलाएगा। यहाँ पे काम मैटर नहीं करता कि बंदा काम कर रहा है या बंदा काम नहीं कर रहा है। ये आपको जो है यहाँ पे समझना है, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझिए। अब जो है मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी क्या है, अगर आपके अंदर स्किल है तो भाई आप जो है मानव पूंजी कहलाओगे, ठीक है जी। काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव पूंजी निर्माण का मतलब मैंने क्या बोला, 2021 में 1 लाख लोग थे भारत की मानव पूंजी, मतलब ऐसे बंदे जिनके अंदर एक स्किल है वो भाई भारत की मानव पूंजी है। 1 लाख व्यक्ति थे ऐसे। 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 1,20,000 हो गई। तो कितने लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई? 20,000 लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो ये जो 20,000 लोगों की संख्या में ये जो वृद्धि हुई है, ये जो लोग बढ़े हैं, इसी को हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। निर्माण का मतलब क्या होता है? बनना। फिर मैंने आपको समझाया था भौतिक पूंजी क्या होती है। भौतिक पूंजी को मैंने आपको बोला इसको कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं, जैसे कि मशीन जो प्रोड्यूसर जिसको यूज़ करता है, ये एक देश की उत्पादन क्षमता को दर्शाती हैं। जितनी ज़्यादा मशीन है उतना ज़्यादा उत्पादन, ठीक है। रिवाइज ही करा रहा हूँ नरेश, जितनी ज़्यादा मशीन है उतना ज़्यादा उत्पादन, जितनी कम मशीन है उतना कम उत्पादन। अब आपको क्या समझना है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर होता है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में मैंने बोला भौतिक पूंजी उत्पादन क्षमता को दर्शाती हैं, मतलब जितनी ज़्यादा मशीन है उतना ज़्यादा उत्पादन, जितनी कम मशीन है उतना कम उत्पादन, ठीक है जी। लेकिन मानव पूंजी उत्पादन क्षमता नहीं दर्शाती। जो आपका मानव पूंजी होती है और जो भौतिक पूंजी में डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। मानव पूंजी में डेप्रिसिएशन नहीं लगता। भौतिक पूंजी में ओनर को अलग किया जा सकता है उसके मालिक से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई मशीन, पहले मान लीजिए मशीन नरेश के पास है, नरेश ने मुझे भेज दी, मेरे को भेज दी, फिर इसने आगे और किसी को भेज दी। तो इसका मतलब क्या है? पहले ओनर कोई और था और अब ओनर कोई और है। तो यहाँ पे ओनर ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनर बदल रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, अगर मोहित डॉक्टर है और मैं चाहता हूँ, मोहित के अंदर डॉक्टर की स्किल है और मैं चाहता हूँ वो स्किल निकल के
आशीष के अंदर आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्किल को बंदे से अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आपको ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट तो ये हो गए, चौथे में आप अर्थ लिख सकते हैं। यहाँ पे अब आपको क्या समझना है, मानव पूंजी समझ लिया, भौतिक पूंजी समझ लिया, मानव पूंजी भौतिक पूंजी से कैसे डिफरेंट है ये समझ लिया, और एक पांचवा ये बहुत ही अच्छा था, मानव पूंजी की उत्पत्ति भौतिक पूंजी नहीं करता, भौतिक पूंजी की उत्पत्ति मानव पूंजी करता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई मशीनें जो है ना, हाँ अर्थ पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भौतिक पूंजी जो है ना, उसको कौन बनाता है? मशीन किसने बनाई? मशीन मानव ने बनाई है, ना कि मानव को मशीन ने। तो ये इस लाइन का मतलब है। जितनी ज़्यादा देश के अंदर मानव पूंजी होगी, जितनी ज़्यादा देश के अंदर मानव पूंजी होगी, उतनी ज़्यादा ही मशीनें होंगी देशों के अंदर। जितनी कम मानव पूंजी होगी, उतनी कम मशीनें होंगी देश के अंदर। ये हम पढ़ चुके थे, ये हम इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद और भी कुछ मैंने पढ़ाया था क्या? नहीं, और मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया था। मानव पूंजी क्या होती है, भौतिक पूंजी क्या होती है, और मानव पूंजी भौतिक पूंजी से कैसे डिफरेंट है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। लो भाई कह रहा भाई मोमोज और चाउमीन बनाने वाला मानव पूंजी है या नहीं? भाई स्किल की बात हो रही है, वो कोई स्किल नहीं है यार। स्किल यार जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है। चाउमीन का कौन नहीं बना सकता चाउमीन, ये बता। चाउमीन बनाने के लिए कोई वो पर्टिकुलर स्किल वगैरह नहीं चाहिए। ये हम इतना पढ़ चुके हैं, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी क्या होती है, दोनों में क्या। ये 3 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। अब बेटा प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब जो हमारे टॉपिक का नाम है, अब हमारे टॉपिक का जो नाम है, हाँ जी, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में ना बुक में एक डिफाइन किया गतिशीलता, इसका क्या मतलब है? गतिशीलता पूरा 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 बताइए ना क्या लिखा हुआ है। भौतिक पूंजी में लिखा है भौतिक पूंजी की गतिशीलता व्यापार अवरोधों द्वारा सीमा रेखा के आर पार सीमित होती है, इसके अलावा ये पूर्ण गतिशील होती है। इसका मतलब गतिशीलता का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब मशीन जो है ना, मशीन की गतिशीलता कहीं भी है, मतलब मशीन को हम कहीं भी बेच सकते हैं ना, जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं, किसी कोई रोक टोक नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। लेकिन मैंने बोला जो मानव पूंजी है उसके अंदर जो स्किल है उस बंदे की, मानव पूंजी में क्या लिखा हुआ है गतिशीलता के अंदर? मानव पूंजी की गतिशीलता राष्ट्रीयता तथा संस्कृति द्वारा सीमित की जाती है, ये पूर्ण गतिशील नहीं होती। हाँ, मतलब इसको जो है गतिशीलता का मतलब होता है मोबिलिटी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होना। तो वो यहाँ पे यही वाली बात कह रहा है कि भाई जो मशीन है वो तो भाई उसकी मोबिलिटी कहीं भी है, एक देश से दूसरे देश जहाँ चाहे वहाँ। लेकिन मानव पूंजी को उस स्किल को उस बंदे से अलग नहीं किया जा सकता, उसके अंदर परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है। 3 पॉइंट आसान आसान से आपको लर्न कर लेने जो आपका मन करे, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता ही आता है। तो 3 पॉइंट, 3 की जगह 4 पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने 4 ही बताए हैं। अब बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है क्या है, क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे। हाँ जी, कितनी बारी बोलोगे गुड इवनिंग आज? हाँ हाँ, अभी तो मैं रिवाइज ही करा रहा था। अब देखिए जी, टॉपिक का जो नाम है ये है आपका, टॉपिक का जो नाम है ये आपका मानव पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व, मानव पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व या स्रोत, ये जो है इस टॉपिक का नाम है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ये बात आप जरा, ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का फिक्स टॉपिक है, फिक्स। एग्ज़ाम के अंदर 3 मार्क्स का ये चैप्टर है और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में इसी में से आना है। ये आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप समझ जाइए आपको क्या करना है। इस टॉपिक के अंदर हमें बताना क्या है, पहले आप इस टॉपिक का मतलब समझिए। मैंने मानव पूंजी निर्माण का मतलब समझ लिया,
मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी नहीं, मानव पूंजी निर्माण। एक साल के अंदर अंदर अगर मैंने बोला 2021 में 1 लाख व्यक्ति थे, 2022 में 1,20,000 हो गए, 20 लाख लोगों की संख्या में वृद्धि होना, मतलब देश के अंदर जब मानव पूंजी, ऐसे लोगों की संख्या के अंदर वृद्धि होती है जिनके अंदर स्किल है, वो मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, मानव पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व या स्रोत। इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब ये है हमें यहाँ पर वो पॉइंट बताने हैं। कौन कौन से पॉइंट बताने हैं, पहले मेरी बात को ध्यान से समझिए। हमें यहाँ पे वो पॉइंट बताने हैं जिससे देश के अंदर या तो मानव पूंजी निर्माण हो ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा देश के अंदर क्या करना चाहिए जिससे लोगों के अंदर स्किल आए, देश के अंदर मानव पूंजी निर्माण हो, वो हमें यहाँ पे पॉइंट बताने हैं। या हमें यहाँ पे ऐसे पॉइंट बताने हैं जिससे जो मानव पूंजी है उसकी कुशलता के अंदर वृद्धि हो सके। कुशलता का मतलब होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है पहले के कंपैरिजन में अच्छे से काम कर सके। या हमें यहाँ पे ऐसे पॉइंट बताने हैं, मैंने बोला मोहित काम नहीं कर रहा था लेकिन मोहित मानव पूंजी है, ठीक है, मोहित काम नहीं कर रहा था लेकिन मोहित मानव पूंजी है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे क्या समझना है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि भाई यहाँ पे जो है, जो मोहित है जैसे वो काम नहीं कर रहा, वो भी बेरोजगार है, जो बेरोजगार मानव पूंजी है, जो बेरोजगार मानव पूंजी है, हमें यहाँ ऐसे पॉइंट बताने हैं कि जिससे उसको जो है काम मिल जाए, जिससे उसको रोजगार मिल जाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट बताने हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पॉइंट बताने हैं, तो आप बहुत ही आराम से समझ जाएंगे। निर्माण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या तो ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हो, या जो मानव पूंजी हैं, जो ऑलरेडी हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, पहले से अच्छा काम कर सके। या जो बेरोजगार हैं, मानव पूंजी हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल सके, ऐसा कुछ। ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो हमें इस टॉपिक के अंदर यही बताना है, वो सारे पॉइंट बताने हैं जो इन 3 पॉइंटों में कोई ना कोई सा काम कर रहे हो। अब जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। इसके अंदर 4 से 5 पॉइंट आते हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई सा भी आ जाता है, ये नहीं है कि यही आएगा, हर बार एक ना एक 4-5 है जिसमें से एक ना एक आता है। सबसे पहला जो है ये क्या है, सबसे पहला जो स्रोत है मानव पूंजी निर्माण का, ये है भाई शिक्षा पर व्यय। शिक्षा पर व्यय, एजुकेशन पे जितना भी खर्चा किया जाता है वो मानव पूंजी निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत है। मैंने बोला मेरे को इस टॉपिक के अंदर ऐसे पॉइंट बताने हैं जो या तो ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि करें, या जो ऑलरेडी उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, या जो मानव पूंजी है, बेरोजगार है, उनको रोजगार दे। तो शिक्षा पर व्यय क्या करता है, शिक्षा पर व्यय जो है ना, वो मानव पूंजी का निर्माण करता है। अबे हमने मानव पूंजी निर्माण की डेफिनेशन में क्या बोला, हमने मानव पूंजी निर्माण की डेफिनेशन के अंदर ये बोला कि भाई ऐसा बंदा जिसके अंदर स्किल है, नॉलेज है, तो वो स्किल और वो नॉलेज कहाँ से आएगी, वो स्किल और वो नॉलेज एजुकेशन से आएगी। लोग आज हायर से हायर एजुकेशन को अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज लोगों को ये समझ में आ चुकी है कि भाई एजुकेशन की वैल्यू है, शिक्षा का मूल्य है। आज लोग हायर से हायर एजुकेशन को अचीव करने के लिए लोन तक लेने के लिए तैयार हैं। उनको पता है कि आज मैं इस लोन पे जितना भी प्रिंसिपल और जितना भी ब्याज में दूंगा, जितना भी जाए, मान लो लोन ले लिया, ब्याज जा रहा है मान लो 10 लाख रुपए हो गए, लेकिन उसको पता है कि जिस पर्पस के लिए मैंने ये लोन लिया है, एक बारी अगर ये पर्पस मेरा पूरा हो गया तो मेरे भाई मेरी जब जॉब लगेगी ना, ये इसका जो फ्यूचर में मिलने वाला जो रिटर्न है ना, फ्यूचर में मिलने वाला जो रिटर्न है वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो आज लोग शिक्षा पर व्यय करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनको शिक्षा का महत्व समझ में आ चुका है। लोन तक लेने के लिए तैयार हैं शिक्षा के लिए,
कि भाई मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसके लिए लोन तक लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं अभी भले ही जितना भी ब्याज जा रहा हो या कुछ भी कॉस्टिंग लग रही हो मेरी एजुकेशन पे, लेकिन अगर एक बार में बन गया तो फ्यूचर का रिटर्न इससे कहीं ज़्यादा होगा। रिटर्न जो है ना, रिटर्न वो फ्यूचर रिटर्न जो है वो कहीं ज़्यादा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन से, इसलिए लोग लोन लेने के लिए आज तैयार हैं। और जब शिक्षा पे व्यय होगा, अबे तभी तो लोगों के अंदर स्किल आएगी। ये डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ये सब कैसे बने हैं? बिना एजुकेशन के तो कुछ है ही नहीं। मानव पूंजी देश के अंदर कैसे बनेगी? एजुकेशन सबसे बड़ा स्रोत है मानव पूंजी का। अगर आपके अंदर एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन के बिना मानव पूंजी संभव नहीं है। तो ये क्या कर रही है? ये जो है देश के अंदर निर्माण कर रही है। अबे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर ये सब आप खुद सोचो कैसे बनेंगे? भाई एजुकेशन इसी तो बनेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है शिक्षा पर व्यय। अच्छा, अब आ जाइए दूसरा जो इसका स्रोत है, इसको हम कहते हैं स्वास्थ्य पर व्यय, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला आपको कि मुझे इस टॉपिक के अंदर क्या बताना है। मुझे इस टॉपिक के अंदर ये बताना है या तो वो मानव पूंजी का निर्माण करें या एफिशिएंसी बढ़ाएं, या मैंने बोला नल्लों को काम दे दें। तो अब है स्वास्थ्य पर व्यय। ये उन तीनों में से क्या काम करता है? ये उन तीनों में से कुशलता का काम करता है, कुशलता का, एफिशिएंसी का काम करता है ये। जब लोग, अबे आप खुद सोचो, एक है रोहित और एक है नरेश, ठीक है जी। रोहित जो है वो अस्वस्थ है, ठीक है, अनहेल्दी है। नरेश जो है वो एक स्वास्थ्य हेल्दी व्यक्ति, और ये अनहेल्दी। ये जितनी रोटी नहीं खाता उतनी दवाई खाता है, हफ्ते में 3 दिन बीमार रहता है। ये भाई साल हो जाते कभी बीमारी नहीं होता, ठीक है जी, बढ़िया रहता है, बंदा है बिल्कुल एक्टिव। आप खुद बताइए रोहित की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी या नरेश की एफिशिएंसी? अब कॉमन सेंस की चीज़ है, ये तो इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये काम क्या करेगा? नरेश की जो एफिशिएंसी है, एक हेल्दी बंदे की एफिशिएंसी ग्रेटर देन होती है अनहेल्दी व्यक्ति से। अगर हेल्थ होगी, सर अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो मानव पूंजी नहीं है क्या? बिकॉज ज़्यादातर प्लेयर्स बिना पढ़े लिखे होते हैं। अरे यार बात एजुकेशन की नहीं है यार, मैंने ये नहीं बोला कि आपके अंदर एजुकेशन नहीं है तो आपके अंदर आप मानव पूंजी नहीं हो। अरे ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी। मैं ये थोड़ी कह रहा कि अगर आप एजुकेशन करोगे तो ही कुछ बनोगे, आपके अंदर कोई भी स्किल होनी चाहिए भाई। एजुकेशन में कोई इतने सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, 8th कर रखी है, ऐसे कई सारे क्रिकेटर हैं। मैं ये नहीं कह रहा एजुकेशन ही, पहले तो एजुकेशन ही लो, उसके बिना भी आप अपने अंदर स्किल को डेवलप कर सकते हो। अब आती है बात, क्या कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हेल्दी बंदे की जो एफिशिएंसी है वो ग्रेटर देन होती है अनहेल्दी बंदे से। तो भाई नरेश की एफिशिएंसी, नरेश की काम करने की जो एफिशिएंसी है ना वो मेरे से कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने सुना है भाई हेल्थ है तो वेल्थ है, जैसे स्वास्थ्य है तो भाई तो ही तो वेल्थ होगी, अदरवाइज नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो स्वास्थ्य पर व्यय, अबे सिंपल सी बात है, आपको हेल्थ पे लोग जितना भी पैसा खर्च करते हैं वो मानव पूंजी निर्माण का स्रोत होता है, क्योंकि जब आपकी हेल्थ ठीक होगी तो ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है? एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब होता है नरेश पहले जो है 5 चैप्टर पहले जो है ना 8 घंटे में पढ़ता था, लेकिन अब 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो यही 5 चैप्टर क्या कर रहा है वो 5 घंटे में ख़त्म कर देगा, तो भी मैं बोलूँगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। या अगर नरेश अब 8 चैप्टर उन्हीं 8 घंटे में ख़त्म कर रहा है, मतलब या तो पहले के कंपैरिजन में काम ज़्यादा कर रहा है या वही काम पहले से कम समय में कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई नरेश की एफिशिएंसी है ना उसमें वृद्धि हो रही है। तो स्वास्थ्य पर व्यय, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन ये लिखनी है कि हेल्थ पे किया गया जो खर्च होता है ना, हेल्थ पे किया गया जो खर्च होता है
वो व्यक्ति को बहुत अधिक कार्यकुशल बनाता है, मतलब लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, पहले के कंपैरिजन में वो ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। और ये भी आप लिखोगे कि एक हेल्दी बंदा और एक अनहेल्दी बंदा, दोनों में से किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी? दोनों में से हेल्दी बंदे की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, एक रोगी व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई रोग नहीं है, उसमें से दोनों में से किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी? जिसको कोई रोग नहीं होता है, ठीक है। ये आप जो है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये जो है ये क्या कर रहा है? ये जो है आपका स्वास्थ्य पर व्यय कर रहा है। उसके बाद आती है बात तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्थानांतरण को इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन। आप ज़रा ध्यान से समझिए माइग्रेशन का जो है क्या मतलब होता है। माइग्रेशन का मतलब ये होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। माइग्रेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं जो है टीचर हूँ, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, ठीक है, गांव में रहता हूँ। और माइग्रेशन क्या करेगा? माइग्रेशन जो है मैं भी मानव पूंजी हूँ, क्योंकि मैंने बोला मैं टीचर हूँ। ये उन 3 पॉइंट में से क्या करेगा? स्थानांतरण। ये रोजगार देगा। मैं ग्रामीण क्षेत्र में जब रह रहा था तो मेरे को ना तो स्कूल में जॉब मिल ली और ना ही कोई ट्यूशन वगैरह मिल रहा। अच्छा, लेकिन मेरे अंदर तो मैं तो मानव पूंजी तो हूँ, लेकिन मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा ग्रामीण क्षेत्र में, बच्चे ही नहीं है, कोई पढ़ने देता नहीं है किसी का। मेरे को ये लग रहा है कि अगर मैं ग्रामीण से मैं शहरी क्षेत्र में चला गया, शहरों में अगर चला गया, तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो है स्कूल में जॉब मिल जाएगी और ट्यूशन वगैरह भी मुझे मिल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं गांव से शहर की तरफ चला गया तो मुझे स्कूल में जॉब और ट्यूशन वगैरह मिल सकता है, मुझे रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई मुझे ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की तरफ आना पड़ेगा, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की तरफ आना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? पहले ज़रा ध्यान से सुनिए। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग। क्या त्याग करना पड़ेगा मुझे? जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा था तो मेरा घर अपना था। अब मैं शहरों की तरफ आऊँगा, जो लोग गांव से शहर आते हैं, पहली बात तो अपना घर छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अच्छा जी, घर भी छोड़ देंगे। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, यातायात का खर्चा, आने जाने में गांव से शहर आएंगे भाई, मेट्रो कह रहा हूँ, रेल वगैरह से आएंगे, जो भी खर्चा होगा ये लगेगा। तीसरा, फिर शहर में आऊँगा तो शहर में रहूँगा भी तो सही, कमरा भी तो चाहिए, तो शहर में जो है अपना घर लेना पड़ेगा, उसका किराया जाएगा। फिर भाई जब अपने घर रहता था तो भाई खाना पीना सब मिल ही जाता था घर में, लेकिन अब मैं शहरों में रह रहा हूँ तो भाई खाना पीने का और खर्चा लेकिन ये सब मुझे अब एडिशनल होगा अगर मैं गांव से शहर आ गया। और ये फैक्ट है, जो लोग अपना घर छोड़ के आते हैं गांव से शहर, उनको ये सब त्याग करना पड़ता है। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि ये सब मेरा जो है, इसमें जितना मेरा खर्चा बैठेगा वो मैं सब कवर कर लूँगा, क्योंकि एक बार अगर मुझे शहर में जॉब मिल गई, अगर मुझे रोज़गार मिल गया, तो मेरी जो सैलरी है वो इतनी होगी कि मैं ये सब का सेक्रीफाइस को कवर कर लूँगा। इसलिए लोग क्या करते हैं? इसलिए लोग गांव से शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। स्थानांतरण में क्या हो रहा है, आप ये बात समझिए। मैं मानव पूंजी हूँ, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ, मैं काम नहीं कर रहा था, मैं मानव पूंजी हूँ। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है? अब ये सब पे जो खर्चा होगा, मतलब स्थानांतरण पर किया गया खर्च क्या कर रहा है? स्थानांतरण पे किया गया खर्च मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? ऐसी मानव पूंजी जो बेकार पड़ी हुई थी, उसको क्या कर रहा है? उसको रोजगार प्रदान कर रहा है। तो आप स्थानांतरण लिख सकते हो, या स्थानांतरण
स्थानांतरण पर किया गया व्यय, ये भी लिख सकते हो, दोनों में से जो चाहो वो लिख सकते हो, स्थानांतरण या स्थानांतरण पर व्यय। मतलब मैं इन सब चीजों पे जो खर्चा करूंगा वो खर्चा मानव पूंजी निर्माण का स्रोत कहलाएगा, क्योंकि वो मुझे काम दे रहा है। मानव पूंजी तो मैं हूं, लेकिन मैंने बोला मेरे को इन टॉपिक्स के अंदर क्या बताना है, जो मुझे काम दे। तो इसलिए स्थानांतरण का मतलब क्या है? स्थानांतरण में बेटा एक बात ध्यान रखनी है, लोग गांव से शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कहाँ? गांव से शहर, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, गांव से शहर। यहां पे आपको ध्यान रखनी है एक देश के अंदर ही लोग क्या कर रहे हैं, एक देश के अंदर ही लोग जो है ट्रांसफर हो रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, देश से बाहर नहीं जा रहे, देश के अंदर ही है, गांव से सिर्फ शहर ही आए हैं। अच्छा जी, ठीक। अब देखिए जी, अब आता है फोर्थ पॉइंट की बात। इसको हम कहते हैं नौकरी के साथ चलो पहले मैं वो वाला बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुको जरा। पहले आप ये समझिए, ये है सूचना पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, सूचना पर व्यय। अब इसका क्या मतलब होता है? अबे भाई मुझे ये पता कैसे चलेगा, मैं गांव से शहर की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे को स्कूल में जॉब मिल जाएगी, ऐसी थोड़ी ना बिना कुछ मैं इस पॉसिबिलिटी में थोड़ी आऊँगा मिल जाएगी। अबे कहीं मैंने कहीं देखा, मान लो कहीं मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा किसी का कि शहर के अंदर कोई स्कूल है, वहाँ पे जो है टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे अच्छी सैलरी है, तो कहीं ना कहीं तो मैं देखूंगा ना कहीं से तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली होगी ना। उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आना जाना, अप्लाई करना, नेट का खर्चा, ये सब क्या है? मैं बेरोजगार हूँ, मुझे जॉब चाहिए, रोजगार की तलाश है, तो रोजगार की तलाश में कि कहाँ जॉब है, कहाँ अच्छी जॉब है, कहाँ बुरी जॉब है, ये सब चीज़ें फ्री में थोड़ी ना मिलेंगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए। तो सूचना पर वह क्या, किस चीज़ की सूचना आप प्राप्त कर रहे हो कि भाई रोजगार कहाँ पर है, अच्छी जॉब कहाँ पर उपलब्ध है, मेरे को कैसे रोजगार मिलेगा। तो वो तीसरा जो पॉइंट है, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी कि भाई कहाँ किस शहर में किस लोकेशन पर किस स्कूलों के अंदर वैकेंसी है, कहाँ मैं अप्लाई करूँ, कहाँ मैं अप्लाई नहीं करूँ। तो इस चीज़ पे जितना भी पैसा खर्च होता है, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, रोजगार दे रहा है मानव पूंजी को, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन पे जितना भी पैसा खर्च किया जाता है, इंफॉर्मेशन किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, जॉब की इंफॉर्मेशन, रोजगार की इंफॉर्मेशन, कि भाई कहाँ जॉब उपलब्ध है, कहाँ जॉब उपलब्ध नहीं है। तो इंफॉर्मेशन पे जितना भी पैसा खर्च किया जाता है वो मानव पूंजी निर्माण का स्रोत माना जाता है, क्योंकि जब तक आप पैसे ही नहीं खर्च करोगे अबे नेट का रिचार्ज तो कराओगे ना, सिंपल सी बात है, नेट का रिचार्ज तो कराओगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए बिना मोबाइल फ़ोन नेट के तो कुछ भी नहीं चलने का, ठीक है। और फिर और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप जॉब करेंगे 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जब आप जॉब करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जब आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ होती है। नौकरी और छोकरी, हर चीज़ के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पांचवा जो पॉइंट, ये बात तो तुम्हें बड़ी जल्दी समझ में आ गई होगी। अब आती है बात नौकरी पर प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। इसका क्या मतलब होता है? देखो, कोई बंदा कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, ट्रेनिंग कभी भी किसी बंदे की ख़त्म नहीं होती। ट्रेनिंग क्या करती है? वो 3 पॉइंटों में से कुशलता बढ़ाती है। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने के तरीके बताना, कि आप जो काम कर रहे हो उसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो, इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी बंदे को। तो ट्रेनिंग क्या करती है? कुशलता को बढ़ाती है। भाई मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है, जैसे आप देखते हो भाई, जैसे जब डॉक्टर बनते हैं तो जब डॉक्टरिंग की ट्रेनिंग होती है ना, पहले ऐसी थोड़ी ना सीधा ही मरीज लेटा देंगे उनके सामने, ले भाई कर ऑपरेशन चीड़ फाड़। पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई कैसे किया जाता है ऑपरेशन वगैरह, हर चीज़ की, मेडिकल लाइन में हो या किसी भी फील्ड में हो, ट्रेनिंग हर जगह ज़रूरत होती है।
भाई आपने ठीक है थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको और अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उस काम को अच्छे से तरीके से आप कर सको। अगर बिना ट्रेनिंग आप किसी काम में चले गए तो आपकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी एक ट्रेन पर्सन की है। एक ट्रेंड व्यक्ति की एफिशिएंसी जो है, कुशलता जो है, वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू अनट्रेन। जिसको कुछ काम आता ही नहीं उसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होगी एज कंपैरिजन टू ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। तो इस टॉपिक को अच्छे से घोल कर पी के जाएंगे। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, कुछ नहीं आएगा, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो है पूछा जाता है। अच्छा जी, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। अब जो टॉपिक का नाम है इसको हम कहते हैं मानव पूंजी निर्माण की भूमिका। मानव पूंजी निर्माण की भूमिका आप इसको कह सकते हो, महत्व आप इसको कह सकते हो, आवश्यकता आप इसको कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये भी कह सकते हो आप इस टॉपिक को, या आपकी बुक में ये भी हेडिंग डली हुई हो सकती है, आपकी बुक में ये भी हेडिंग डली हो सकती है कि मानव पूंजी निर्माण तथा आर्थिक समृद्धि। मानव पूंजी निर्माण तथा आर्थिक समृद्धि, ये भी, या आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, कुछ भी लिख सकते हो। ये भी हेडिंग डली हो सकती है आप। हाँ जी सर, मानव पूंजी एक स्टॉक अवधारणा है। क्या कहते हैं, मानव पूंजी जो है, ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक अवधारणा है। तो आप पहले उसका मीनिंग देखिए, उसका मीनिंग जो है क्या है। हमने मानव पूंजी एक स्टॉक अवधारणा है, बताइए जी। एक विशेष समय की बात की जा रही है। एक विशेष समय की बात की जा रही है इस, और मानव पूंजी निर्माण नाम से चल रहा है। हाँ मतलब मानव पूंजी निर्माण तो मैंने बोला 2021 में इतने व्यक्ति थे और भाई 2022 में इतने हो गए, तो वो तो साल की बात हो रही है, तो वो तो बात ही खत्म हो गई ना वहाँ पे। वहाँ तो साल की बात हो रही है, एक एग्जैक्ट उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे आपको क्या, मानव पूंजी निर्माण क्या होगा? नहीं, मानव पूंजी निर्माण तो फ्लो है भाई, मानव पूंजी निर्माण तो है ही नहीं। ये बुक में भी दे रखा है ये वाला पॉइंट, मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण तो एक प्रवाह अवधारणा है, क्योंकि वहाँ पे साल की बात चल रही है, एक एग्जैक्ट डेट की बात जो है वहाँ पे नहीं चल रही है, एक समय अवधि की बात चल रही है मानव पूंजी निर्माण के अंदर। यहाँ पे आपको इस टॉपिक के अंदर क्या समझना है, ये टॉपिक अगर वो नहीं आया, देखो 3 टॉपिक है जो इस चैप्टर से आने हैं। या तो सबसे पहला जो सबसे हॉट्स है वो है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, जो अभी हमने पीछे 5 पढ़े हैं। अगर वो नहीं आया 3 नंबर में, तो फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है ये इस चैप्टर का, अगर वो नहीं आया, और दोनों के 99% चांस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्रोत ही आएंगे, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्रोत है। दोनों कभी वो आ जाता है, एक बारी वो, एक बारी वो, एक बारी वो, एक बारी वो। और अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो ये दोनों ही नहीं आते, फिर वो आ जाता है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बता, तो फिर वो आ जाता है। अब देखिए इस टॉपिक के अंदर आपको बताना क्या है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि मानव पूंजी निर्माण देश के आर्थिक विकास में किस तरीके से सहायक है, किस तरीके से मानव पूंजी निर्माण हेल्प करता है देश को ग्रो करने में, ये आपको जो है बताना है इस टॉपिक के अंदर। आर्थिक विकास का मतलब और आर्थिक समृद्धि दोनों बहुत ही वाइडर टर्म है। केवल देश विकास कैसे कर सकता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके से अच्छी हो सकती है मानव पूंजी निर्माण से, ये हमें इस टॉपिक के अंदर बताना है। अगर आपको बेटा ये समझ में आ गया कि मुझे इस टॉपिक के अंदर बताना क्या है, जैसे मैंने वो ऊपर 5 मानव पूंजी निर्माण के स्रोत में बोला कि भाई हमें इस टॉपिक के अंदर ये बताना है, और मैंने 5 में बताया कि ये पॉइंट मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट ये करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास का मतलब क्या है, ऐसे पॉइंट बताने हैं जो या तो जीडीपी को बढ़ाएं, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में क्या करें, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में जो है सुधार करें, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो, वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता जो है क्या हो, वो इंक्रीज हो,
ये सारे पॉइंट हमको यहाँ पे बताने हैं, तभी तो आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों अलग टर्म होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं आर्थिक समृद्धि लिखा रहता है, कहीं आर्थिक विकास लिखा रहता है, दोनों ही अलग हैं, ठीक है। एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वो अभी यहाँ पे हमारा वो नहीं है। मतलब एक फोकस करता है जीडीपी पे, एक फोकस करता है और उससे आगे। जीडीपी तो बढ़ानी है, लेकिन उसके अलावा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह ये सब बातें भी याद ध्यान में रखनी है। हमें यहाँ पे वो सारे पॉइंट बताने हैं जो ये काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे जो है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है, आपको यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि भाई, सबसे पहला आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, भौतिक पूंजी की उच्चतर उत्पादकता। भौतिक पूंजी की उच्चतर उत्पादकता, इस टॉपिक का मतलब क्या है आप पहले ज़रा ये समझिए। अभी बेटा हम ऊपर पढ़ के आए, एक पॉइंट हमने पढ़ा था, प्रशिक्षण पर व्यय, ट्रेनिंग पर किया गया खर्च मानव पूंजी निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत है। मैंने बोला एक ट्रेन बंदा और एक अनट्रेन बंदा, दोनों में से किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कौन अच्छे से काम करेगा, तो भाई ट्रेन वाला अच्छे से काम करेगा। तो भौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है, भौतिक पूंजी का मतलब होता है मशीन, पूंजीगत वस्तुएं, और उच्चतर का मतलब होता है ज़्यादा, और उत्पादकता का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। मतलब वो मशीन जो है, मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है मशीन की प्रोडक्टिविटी को, मानव पूंजी बढ़ाता है। मतलब कि जो मशीन, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक ए व्यक्ति है जो कि ट्रेंड बंदा है, प्रशिक्षित है, बढ़िया से मशीन चलानी आती है उसको, कैसे क्या होगा। तो क्योंकि ए व्यक्ति ट्रेंड है, वो 1 घंटे के अंदर इस मशीन से 100 वस्तु बना देता है। वहीं एक और दूसरा व्यक्ति है जो कि बी व्यक्ति है, ये अनट्रेन है, इसको ट्रेनिंग नहीं है मशीन कैसे चलती है। ये 1 घंटे में केवल 10 वस्तु बना पाता है, उसको पता ही नहीं ना मशीन कैसे चलती है। वो जो ट्रेन बंदा है उसे तो पता है मशीन कैसे चलती है, कैसे मुझे इस मशीन से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करनी है। तो आप खुद बताइए, ये वाला व्यक्ति 1 घंटे में 100 वस्तु बना रहा है और ये 1 घंटे में 10 बना रहा है। अब इससे जीडीपी बढ़ेगी ना हमारी। जब देश के अंदर अच्छी मानव पूंजी होगी तो वो भौतिक पूंजी का अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएगी। ये भी बंदा है, ये भी मानव पूंजी है, लेकिन ट्रेन नहीं है, पता ही नहीं इसे मशीन कैसे चलती है। तो ये बंदा उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, उस भौतिक पूंजी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। उसकी प्रोडक्टिविटी 1 घंटे में 100 वस्तु बनाने की है, वो 1 घंटे में 10 ही बना पा रहा है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, ड्यू टू अनट्रेन है वो, लेकिन वो वाला ट्रेन है। तो यहाँ पे जीडीपी का विकास, ज़्यादा फायदा किस में है देश को, ज़्यादा जब अच्छी मानव पूंजी होगी तो मानव पूंजी ही भौतिक पूंजी का उपयोग करता है। तो जब अच्छी मानव पूंजी होगी देश के अंदर तो वो भौतिक पूंजी का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी को जो है बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या, जिससे देश के अंदर वस्तुओं सेवाओं की उत्पादन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी तो होता है देश के अंदर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे जीडीपी को क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जीडीपी को बढ़ा रहा है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि आखिर कैसे मानव पूंजी निर्माण या मानव पूंजी कैसे देश का विकास करती है। तो अगर मानव पूंजी निर्माण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे देश के अंदर आएंगे तो ही तो भौतिक पूंजी की प्रोडक्टिविटी वगैरह जो है बढ़ पाएगी। दूसरा जो है ये है बेटा जनसंख्या पर नियंत्रण। हो सकता है ये पॉइंट आपकी बुक में ना हो, ठीक है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो। संदीप गर्ग में ये पॉइंट मिलेगा आपको, टीआर जैन में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लिख सकते हो, बहुत ही आसान पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, मैं कह रहा हूँ मानव पूंजी निर्माण से जनसंख्या पर नियंत्रण होता है, और जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो बेटा इससे क्या होगा, अभी तो आप जानते ही हैं कि हमें केवल एक ही काम में महारत हासिल है, वो है जनसंख्या। दूसरे पे थे, पहले पर आने वाले थे, वो तो ज़िंदगी में कीटाणु आ गया, लेकिन पहला अवार्ड हमें ही मिलने वाला था। चीन को भी हम पीछे ही छोड़ने वाले थे, वो तो कोविड आ गया जिस वजह से थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया, नहीं तो पहला अवार्ड हमें ही मिलने वाला था। भारत के अंदर बेरोजगारों की संख्या इतनी है, अलग से एक देश बन सकता है।
जनसंख्या पर नियंत्रण का मतलब, अब जब इतने लोग पैदा हो रहे हैं तो आप खुद सोचो बेटा, अभी आप खुद ही देखना, जो जो रेगुलर में एडमिशन लेंगे, जो जो रेगुलर में एडमिशन लेंगे, अभी देखना आप, कॉलेज के अंदर सीटें होती हैं 1000 और बच्चे अप्लाई करते हैं। अभी का देख लीजिए, 14 लाख बच्चों ने अप्लाई करा है CUET के एग्ज़ाम के लिए, 14 लाख बच्चों ने। और सीटें कितनी है? सीटें 1 लाख भी ना होंगी पूरे कॉलेजों के अंदर, 14 लाख बच्चे। तो ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? पैदा हो रहे हैं। क्यों पैदा हो रहे हैं वो बच्चे? भाई क्यों पैदा हो रहे हैं? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है अनपढ़ और एक व्यक्ति है पढ़ा लिखा, ठीक है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ठीक है, लिटरेट और इलिटरेट। अनपढ़ लोगों की सोच क्या रहती है? कभी आप देखना, जो मज़दूर वगैरह होते हैं, जो घर वगैरह बनाने वगैरह का काम करते हैं, उनकी सोच क्या होती है? उनकी सोच होती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये फैक्ट है, आप देखोगे उनके बच्चे ही 5-5, 6-6 होंगे, वो उन्हीं के साथ वहीं उसी रेत मिट्टी में खेल रहे होते हैं। उनकी सोच क्या होती है? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करेंगे, उनकी एक ही मेंटेलिटी है। क्या है? उनकी एक मेंटेलिटी है कि उन बच्चों के पालन पोषण पे जितना व्यय होगा ना वो कम है, और जब ये बड़े हो जाएंगे, 10-12 साल के हुए नहीं, 15 साल के हुए नहीं, चल बेटा मेरे साथ काम कर, उनको ये पता है उनके पालन पोषण पे जितना पैसा खर्च हो रहा है, थोड़े साल बाद 10-12 साल के हुए, चल भाई काम पे लग जा, फ्यूचर में आपको कमा के देंगे, फ्यूचर में आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो कहीं ज़्यादा होगा, इसलिए ये इतने बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा है वो बेटा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। किसी भी एजुकेटेड व्यक्ति के आप कभी नहीं देखोगे, कभी सुनोगे ही नहीं कि 5-5 बच्चे हैं, एक कर लिया बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो वो एजुकेशन कहाँ से आ रही है? वो एजुकेशन कहाँ से आ रही है भाई? एजुकेशन तो अभी हमने पढ़ा, एजुकेशन तो मानव पूंजी निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत है। एक एजुकेटेड पर्सन की थिंकिंग और एक अनएजुकेटेड पर्सन की थिंकिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, और एजुकेशन मानव पूंजी निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो जब जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, जब देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, तो जनसंख्या पे कंट्रोल होगा, और जब जनसंख्या पे कंट्रोल होगा तो इससे वस्तुओं और सेवाओं की जो उपलब्धता है वो बढ़ेगी। अभी तो हम क्रॉस कर चुके हैं एक लिमिट को, लेकिन इस लिमिट को जो है बेटा कंट्रोल में करने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हम जो है बहुत ज़्यादा जो है अब दूसरे नंबर पे आ चुका, वो तो सही बात है, अभी कोविड आ गया, नहीं तो भाई हो जाता काम तमाम, पहले पे आ जाते हम तो अभी आप आगे पढ़ोगे, जब ग्रेजुएशन में आ जाओगे, जनसंख्या नीति होती है। हेलो सर। हाँ जी सर आपको पता है चीन से हमारी जनसंख्या सिर्फ 4 करोड़ कम है, करंट का डाटा है अभी। हाँ, तो अभी पैदा हो जाएंगे, दिक्कत क्या आ रही है? तो ये इस साल हो जाने का है, ये इस साल हो जाएगा, ये फैक्ट है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भारत का ये वो है कि भाई 2040 तक हमको जनसंख्या नीति आती रहती है, अभी आई है जनसंख्या नीति, ठीक है, कि भाई कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है, क्या करना पड़ेगा भाई उसके लिए। तो उसके लिए सरकार कई तरीके के एक्शन लेती है जनसंख्या नीति के अंदर कि भाई अब ऐसे ऐसे करना है, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए और जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए, ताकि वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता बढ़े। लोगों को एजुकेटेड करो, पढ़े लिखे बनाओ, तो बुद्धि अपना पाएगी कि इतने बच्चे नहीं करने हैं, इतने ही करने हैं, तब जाके क्या होगा, वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंक्रीज होगी। तीसरे तो देश का विकास होगा, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। जनसंख्या पे कंट्रोल करना अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया अगर देश का विकास करना है। फिर है जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार का मतलब क्या है? जब जनसंख्या पे कंट्रोल होगा तो भाई ऑटोमेटिकली लोगों की क्वालिटी ऑफ, ये भी पॉइंट आपका हो सकता है ना हो, ये सब संदीप गर्ग के पॉइंट हैं, तो आप इनको लिख सकते हो, ये मुझे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आसान लगते हैं, आप बहुत ही ईजिली इसको लर्न कर सकते हो और बहुत अच्छा इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। जीवन स्तर में सुधार का मतलब होता है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना, बढ़ाना। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि भाई उनको पहले, जैसे अभी की हमारी सिचुएशन है, अभी भाई जैसे मैंने आपको बताया 14 लाख बच्चों ने CUT दे दिया, सीटें हैं ही नहीं इतनी,
तो वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता बढ़े, लोगों को ज़्यादा चीज़ें मिले पहले के कंपैरिजन में। जब जो लोगों को ज़्यादा खाने के लिए मिलेगा, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे, तो लोगों की जीवन स्तर में सुधार होता है। तो जब अच्छी क्वालिटी मिलेगी उनको लाइफ की, तो भाई हेल्थ वगैरह भी लोगों की अच्छी होगी। और जब हेल्थ वगैरह अच्छी होगी, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अच्छी हेल्थ होगी तो मेरे भाई मानव पूंजी निर्माण का तो एक एफिशिएंट बंदे की काम करने की क्षमता एक अनएफिशिएंसी से कहीं ज़्यादा होती है। अच्छा जी, कृति जी कह रही हैं गरीब लोग ऐसे ही सोचते हैं, मेरे घर के बगल में भी 6 बच्चे हैं, देख लो कृति कह रही है। अब देखिए जी, अब यहाँ पे है, ये हो गया जीवन स्तर में सुधार। अब अगला पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। ये तीनों पॉइंट संदीप करके हैं, ठीक है, और ये आसान है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, इसका क्या मतलब होता है? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, अबे आप खुद सोचो, जनसंख्या पे कंट्रोल हो गया एंड क्या कहते हैं, लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिल रही है, ज़्यादा वस्तुओं सेवाएं मिल रही हैं, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए मिल रहे हैं, अच्छी हेल्थ है लोगों की। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है कि एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना जिएगा, उसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो भाई जब हेल्थ अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा जिएगा। तो ये जब ज़्यादा से ज़्यादा जिएगा तो भाई सिंपल सी बात है देश के विकास में लॉन्ग टर्म तक क्या करेगा? अगर देश की मानव पूंजी है तो देश के आर्थिक विकास में लॉन्ग टर्म तक क्या देगा? योगदान देगा। मान लीजिए पहले वो बंदा 50 साल जीता था, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, अच्छी चीज़ें जब उसको मिलेंगी, हो सकता है 60-70 साल वो जिए ऑन एन एवरेज बंदा। अच्छा, अब देखिए जी, अब आती है बात, ये हो सकता है मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी बुक में ये शायद आपको देखने के लिए ना मिले, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, और यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, समानता तथा सहभागिता। समानता तथा सहभागिता की उच्च दर, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए इसका क्या मतलब होता है। सहभागिता की उच्च दर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है पॉपुलेशन का कितना % लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ ये भारत है, इसकी जो है टोटल जनसंख्या 100 है और 60 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्रतिशत निकालना चाहूँ कि भारत में कितने % लोग रोजगार में लगे हुए हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा? 60/100 अपॉन में 100। तो भाई मैं कहूँगा 60% लोग जो हैं वो भाई काम कर रहे हैं। भाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 100, 60 बंदे काम कर रहे हैं, तो भाई एक्चुअल में जो बंदे काम कर रहे हैं अपॉन में टोटल देश की जो जनसंख्या है, वो उसको जब मैं 100 से गुणा कर दूंगा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 60 अपॉन में 100 इंटू में 100 से 100 कर गया, तो 60% लोग वर्किंग है। तो सहभागिता की दर इसी चीज को क्या करती है? इंडिकेट करती है कि पॉपुलेशन का कितना % लोग एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। और समानता का क्या मतलब होता है? समानता का मतलब होता है क्वालिटी दिखाना। जैसे कि लोग मेल फीमेल में क्या करते हैं, जेंडर बाइसिस करते हैं, पक्षपात करते हैं, नहीं लड़की है क्या करेगी, पढ़ लिख के चूल्हा चौका करेगी और अपनी ज़िंदगी करेगी। तो जब लोगों के अंदर एजुकेशन आती है तो भाई लोगों का ये मेल फीमेल वाला जो चक्कर है कि नई लड़की है क्या काम करेगी, ये पहली तो सिंपल सी बात है, मैं पहले बोल रहा हूँ, एजुकेटेड बंदे की थिंकिंग और एक अनएजुकेटेड बंदे की थिंकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो भाई देश के अंदर समानता आती है, लोग समाज के अंदर मेल और फीमेल दोनों को इक्वालिटी दी जाती है। फीमेल के कई ऐसा होता है फीमेल को कम सैलरी दी जाती है एज़ कंपैरिजन टू मेल, लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो। और जब मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर की एजुकेशन होगी, महिलाओं को भी काम मिलेगा, तो भाई इससे क्या होगा? जब महिलाओं को भी काम मिलेगा, महिलाओं को भी इक्वालिटी दी जाएगी, तो देश के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे जीडीपी बढ़ेगी। तो ये पॉइंट इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ये पांचों पॉइंट, शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, स्थानांतरण, सर इस सब को एक्सप्लेन करेंगे। सर इन सब एक्सप्लेन कैसे करेंगे? भाई मैंने आपको जो समझाया है, आपको और जितना समझ आया है वो बात आपको ध्यान रखनी है, और आपको एक बारी ये पांचों पॉइंट
बुक से रीड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इसके अंदर 3 नंबर का कंटेंट लिखना है। ये 3 नंबर का आता है, तो आपके पास 4-5 लाइनें होनी चाहिए कि अगर ये सूचना पर वह आ गया तो आप इसके अंदर, मेरे को पता है इतना नहीं लिख पाएंगे, तो आप अपने पास इतना कंटेंट रखिए कि मैं 3-4 लाइनें इससे लिख सकूं। एक बारी आपको बुक से रीड करना पड़ेगा। जो मैंने बताया है आपको वही चीज़ इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में टेक्निकल वर्ड्स के साथ लिखी हुई है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे कि भाई जॉब ढूंढने के लिए हम जितना भी पैसा खर्च करते हैं वो सूचना पर व्यय कहलाता है, या अच्छा कॉलेज कहाँ मिलेगा उस पर जितना भी पैसा खर्च होता है वो सूचना पर व्यय कहलाता है, वो गलत हो जाएगा। वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, वो हिंदी ही लिख रहे हो आप पूरी। आपको थोड़े टेक्निकल टर्म्स को यूज़, अब बच्चे की यही दिक्कत है बस, वो कहता है मैं तो सही लिख के आया था भाई, वो टीचर मेरे से चिढ़ती है इसलिए उसने ना मेरे नंबर काट दिए, मेरे को तो दिए इतने और उसको दिए इतने। ये नहीं है भाई, लिखने की सबसे ज़्यादा दिक्कत है इकोनॉमिक्स के अंदर। आपको थोड़ा, अगर आप बुक की लैंग्वेज लिखोगे तो आप अपने मार्क्स खुद ही गेन करोगे। एक बारी आपको बुक से रीड करना पड़ेगा। अब आती है बात, आपने पढ़ा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत और मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास में किस तरीके से योगदान देता है, और मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है। ये तीनों टॉपिक ही एग्जाम में आने हैं, तो प्लीज़ आप इन तीनों टॉपिक को घोल के पी जाइएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आना है, इस बात की श्योरिटी है। लेकिन थोड़े टॉपिक हैं तो इसलिए हमको पढ़ने पड़ेंगे, और बहुत ही ईजी है ये। अब ईजी टॉपिक है। टॉपिक का नाम है समस्याएं। किसकी समस्याएं? समस्याएं हैं मानव पूंजी निर्माण की। मानव पूंजी निर्माण की समस्या। हमें इस टॉपिक के अंदर बताना क्या है, आपको अगर ये समझ में आ गया बात ही खत्म है। हमें, अबे भाई अभी आप मानव पूंजी निर्माण पढ़ के आए हो ना, क्या होता है? मैंने बोला 2021 में 1 लाख लोग हैं, 2022 में 1,20,000 हो गए, तो मैंने बोला 20,000 लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई। ये 20,000 लोगों की संख्या में जो वृद्धि हुई है ये मानव पूंजी निर्माण है। तो मुझे टॉपिक के अंदर क्या बताना है? मुझे टॉपिक के अंदर बताना है समस्या। प्रिया, मैं 5 पॉइंट बताए हैं बेटा मैंने। इसके अंदर आपकी बुक में एक और पॉइंट लिखा हुआ हो सकता है, मैंने बोला तो महत्व के अंदर ये भी पॉइंट लिखा हुआ हो सकता है, कौशल में नवीनता ये भी लिखा हुआ हो सकता है, या समृद्धि के भावात्मक तथा भौतिक वातावरण में परिवर्तन, ये 2 पॉइंट और लिखे हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं आसान आसान, क्योंकि ये 3 नंबर का ही आना है, तो आपको 7 पॉइंट लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना आने का ही नहीं है ये। अगर ज़्यादा हो तो 6 पॉइंट पढ़ लीजिए, कौशल में नवीनता लिख लीजिए, उसके अंदर एक और पॉइंट लिख लीजिए, चाहो तो 6 नंबर का लिख लीजिए, चलो 6 पॉइंट तो लिख लीजिए। यहाँ पे जो है ये वाला लिख लीजिए, कौशल में नवीनता लिख लीजिए, कौशल में नवीनता ये वाला लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है कौशल में नवीनता? कौशल में नवीनता का मतलब होता है इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल का मतलब होता है नई नई चीज़ों की स्किल अपने अंदर लेके आना। तो भाई मानव पूंजी से ही ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा अपने अंदर नई नई स्किल, नए नए इनोवेटिव आइडिया को डेवलप कर सकता है। जब तक देश के अंदर मानव पूंजी ही नहीं होगी, ट्रेन बंदे नहीं होंगे, तब तक देश के अंदर इनोवेशन नहीं हो सकता। भाई सिंपल सी बात है यार, आप खुद सोचिए, पहले जब कंप्यूटर आया था, पहले के कंप्यूटरों में और आज के कंप्यूटरों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले के एंड्रॉयड फ़ोन में और आज के एंड्रॉयड फ़ोन में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? कैसे हो रहा है ये सब इनोवेशन हो रही है। कौन कर रहा है ये सब इनोवेशन? ये सब मानव पूंजी कर रहे हैं। तो देश के अंदर जब इनोवेशन होगी, देश के अंदर नए नए स्किल, नए नए आइडियाज़ जब डेवलप होते हैं तो देश का विकास होता है। अगर आर्थिक विकास करना है तो इनोवेशन करनी ही पड़ेगी। अगर कोई देश इनोवेशन नहीं कर रहा तो भाई वो देश विकास नहीं कर सकता है। तो 6 पॉइंट आप इसके अंदर लर्न कर सकते, इतना काफ़ी है। हाँ, मानव पूंजी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर वो मैंने ना आपकी वीडियो चालू कर ली थी गिवअवे वाली, और दोनों चलने लगी तो सुनाई नहीं दिया। एक बार बता अब सुनो, रुको 1 मिनट, पहले मुझे ये वाला टॉपिक बताने दो। तुम जब दूसरी जगह लगे रहोगे अब से तुम। आप पढ़िए पहले समस्याएं। मानव पूंजी निर्माण का क्या है? 2021 में मैंने बोला 1 लाख व्यक्ति हैं, 2022 में 1,20,000 हो गए, 20,000 लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, मानव पूंजी निर्माण है। समस्याओं का क्या मतलब है?
हमें ये बताना है इस टॉपिक के अंदर कि आखिर भारत के अंदर ऐसे लोग क्यों नहीं बन पा रहे जिनके अंदर स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है। क्या प्रॉब्लम आ रही है भारत के अंदर कि ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही, मानव पूंजी भारत के अंदर क्यों नहीं बन पा रही, ये हमें इस टॉपिक के अंदर बताना है। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है भारत, क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे बड़ी और हमारी जो फेवरेट बाधा है वो है भाई जनसंख्या में वृद्धि। सबसे बड़ी जो अड़चन हमारे सामने दीवार खड़ के बनी है वो है भाई जनसंख्या। अगर हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक भारत के अंदर मानव पूंजी जो है वो नहीं बन सकती, क्योंकि जनसंख्या क्या करती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कम कर देती है हर चीज़ की, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वस्तु हो, सेवा हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी जनसंख्या कम कर देती है। तो भारत जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, भारत के अंदर जो समस्या है वो है सबसे पहली जनसंख्या, जिसकी वजह से भारत के अंदर मानव पूंजी जो है वो नहीं बन पा रही है। अब आती है बात, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। दूसरी और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, इस टॉपिक को हम कहते हैं, बड़ी दिक्कत है, ये है आपका प्रतिभा पलायन। ये क्या दिक्कत है भाई, प्रतिभा पलायन। अभी मैं आपको पीछे चीख चीख के स्थानांतरण समझा रहा था कि बंदा गांव से शहर की तरफ आ रहा है, और बोल्ड करके बताया गांव से शहर की तरफ आ रहा है देश के अंदर ही। प्रतिभा पलायन का क्या मतलब होता है, प्रतिभा पलायन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति, भारत की मानव पूंजी है, ठीक है, देश भारत की क्या है, भारत की जो है मानव की पूंजी है, मतलब भारत के डॉक्टर, भारत के एडवोकेट भारत की मानव पूंजी थे, भारत में पढ़े लिखे सब कुछ भारत में किया, और क्या करा, दूसरे अमेरिका चले गए पढ़ लिख के। एक से एक बंदा भारत में टिकना ही नहीं। हाँ, गूगल का सीईओ ले लीजिए, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारत के हैं, भारत के, और कहाँ जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, भारत में नहीं टिक रहे। क्यों नहीं टिक रहे, अबे भारत की मानव पूंजी थी वो, और जाके अमेरिका चला गया, तो क्या दिक्कत आई, अमेरिका को बनी बनाई मानव पूंजी मिल गई, भैया बंदा स्किल्ड बंदा बना बनाया उसको मिल गया। तो भारत से क्या हो गया, भारत से मानव पूंजी कम, अमेरिका में मानव पूंजी ज़्यादा। भारत में क्यों नहीं टिक रहा, क्योंकि उनको जो अपॉर्चुनिटी भारत में नहीं दिख रही, उनको वो अपॉर्चुनिटी दूसरे देशों में दिख रही है, इसलिए वो भारत छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो ऐसे लोग क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि भाई बढ़ रहे हैं तो जो बढ़ रहे हैं, जो भारत मानव पूंजी हैं, वो बन के दूसरे देश में चले जाते हैं। प्रतिभा पलायन के अंदर बंदा एक देश से दूसरे देश जा रहा है, जबकि स्थानांतरण में देश के अंदर जा रहा है। गांव से शहर की ओर प्रस्थान स्थानांतरण कहलाता है, जबकि प्रतिभा पलायन एक देश से दूसरे देश जाना प्रतिभा पलायन कहलाता है। तो ये एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैं बोल्ड कह रहा हूँ, एक देश से दूसरे देश चला गया, वो क्या है, वो प्रतिभा पलायन है। और गांव से शहर की तरफ आना, विद इन द कंट्री जब ट्रांसफर होता है वो स्थानांतरण, आउटसाइड द कंट्री अगर होता है वो प्रतिभा पलायन है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या दिक्कत है भारत के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है हमारा एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन ही अगर भारत ठीक कर दे, क्योंकि हमने पढ़ा भाई एजुकेशन तो सबसे बड़ा स्रोत है, मानव पूंजी का। एजुकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी दिक्कत है, इतने सालों बाद तो शिक्षा नीति आई थी, वो भी अभी 2020 में आई थी, वो अभी कब लागू होगी कुछ पता ही नहीं, 2 साल हो गए, अभी तो कुछ पता नहीं है, अप्लाई होते होते उसको 2025 लग जाएगा, तब तक तो दुनिया पता नहीं और कोई कीटाणु ना आ जाए ज़िंदगी में। तो भाई एजुकेशन सेक्टर की दिक्कत है। हमारा एजुकेशन सेक्टर सिर्फ हमको ये बताता है कि डिग्री कैसे मिलती है, एक से एक डिग्री, एक से एक बंदा आपको मिल जाएगा, बंदे ने PhD कर रखी है, ठीक है, डबल डिग्री, डबल मास्टर, डबल ये फलाना ढिमकाना, और काम क्या कर रहा है, अपनी फील्ड में ही नहीं है भाई साहब।
पीएचडी तक के बंदे भारत के अंदर ऐसे घूम रहे हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर आपको ये सिखाता है डिग्री कैसे मिलती है, ठीक है, डिग्री कैसे मिलती है, काम कैसे मिलता है ये हमारा एजुकेशन सेक्टर नहीं सिखाता है। काम कैसे मिलेगा, पैसा कैसे कमाते हैं, ये हमारा एजुकेशन सेक्टर नहीं सिखाता है। एक बहुत ही अच्छी फिल्म है चीट इंडिया, इमरान हाशमी की, उसमें एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताया गया है। वो बहुत अच्छी मूवी है जिसमें एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात की गई है, कभी टाइम मिले तो देखना उसको, चीट इंडिया नाम है उसका, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर उसको सही करेंगे, भाई प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन, अगर इसको सही करोगे तो ही देश के अंदर मानव पूंजी बनेगी, अगर नहीं करोगे तो भाई नहीं बनेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अगला पॉइंट, उसके बाद है अगला पॉइंट, अपर्याप्त मानव शक्ति नियोजन। इसका क्या मतलब होता है, अपर्याप्त मानव शक्ति नियोजन। भारत के अंदर दिक्कत क्या है, डिमांड ऑफ लेबर जो है ना वो कम है, सप्लाई ऑफ लेबर उससे कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है, डिमांड ऑफ लेबर इज लेस देन सप्लाई ऑफ लेबर। इसका मतलब ये होता है जितने लोग चाहिए काम करने के लिए हमारे पास, उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं। अगर एक पोस्ट निकल, अभी एसएससी वगैरह आपने बहुत सुना होगा, सरकारी जॉब से निकलती हैं, 1000 पोस्ट अगर निकल गई ना, हजार भी अगर निकल गई किसी भी चीज़ की, चाहे वो पोस्टमैन की हो, किसी भी चीज़ की अगर सरकारी जॉब निकल गई, एसएससी चीज़ें निकलती हैं, अप्लाई करने वाले होते हैं 10 लाख, इतने लोग अप्लाई कर देंगे। बताओ, 1000 पोस्ट निकली है, अप्लाई कर देंगे, लाखों में बच्चे क्या करते हैं, लाखों में बच्चे एडमिशन उसको एग्ज़ाम देते हैं, सीट है 1000 और अप्लाई कितने कर रहे हैं, लो जी, कौन किस फील्ड का है कुछ नहीं पता, बस कैसे भी करके नौकरी मिल जाए सरकारी। तो भाई भारत के अंदर दिक्कत क्या है, कोई प्लान ही नहीं है कि भाई किसी भी है, ये हर चीज़ का है, कोई भी जॉब निकल जाए, जितनी जॉब होंगी उससे 100,000 गुना लोग अप्लाई कर देते हैं उस चीज़ के लिए। तो भारत के अंदर दिक्कत क्या है, जितने लोग चाहिए उससे हमारे पास कई गुना ज़्यादा बंदे काम करने के लिए अवेलेबल हैं। मैंने क्या बोला, इतने बेरोजगार हैं कि अलग से एक देश बन सकता है भारत के अंदर, इतने बेरोजगार हैं भारत के अंदर। और लास्ट आप लिख सकते हो प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, प्रशिक्षण की अपर्याप्तता मतलब कि ट्रेनिंग की दिक्कत है। ट्रेनिंग अगर दोगे तो भाई अच्छी एफिशिएंसी के साथ बंदा काम कर पाएगा, लेकिन भारत के अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, हर जगह ट्रेनिंग की दिक्कत है, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से बंदा 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता। ये 5 प्रॉब्लम है जो भारत फेस कर रहा है, जिसकी वजह से भारत के अंदर ऐसे लोग मानव पूंजी नहीं बन पा रही है, और अगर बन रही है वो जो बनती है वो दूसरे देश चली जाती है, क्योंकि भारत से उसको जैसी उस बंदे को एक्सपेक्टेशन है वो भारत से उसको मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से पहले भारत की थी वो दूसरे देश में जाके उसको बनी बनाई मिल गई। ये टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ना है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें इस टॉपिक एक मिनट, अभी हमें जो है इस टॉपिक के अंदर एक एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत ही डीप से हमको जो है चर्चा करनी है, वो एग्ज़ाम में आता है। हाँ कर तो रहा हूँ यार, लेकिन एक